हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 21 मार्च 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एज वेल एज 26 एंड जितने भी दूसरे आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एमसीक्यूज यहाँ से कैसे बनाए जा सकते हैं एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में कहीं आपको इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो आप किस तरह से इस डाटा का यूज करें ताकि आप एक इफेक्टिव आंसर लिख सकें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकें। ये सारी बातें भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 21 मार्च 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं सर। तो पहले समाचार में हम बात करेंगे नक्सलिज्म के बारे में। न्यूज ये है कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है, यहां पर दो ऑपरेशंस हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किए गए थे नक्सलाइट्स के खिलाफ और इन दो ऑपरेशंस में एटलीस्ट कम से कम 30 नक्सलाइट्स का, मेओइस्ट का या फिर माओवादियों के मारे जाने की खबर है। ये अपना समाचार है। इन दो में से जो एक ऑपरेशन हुआ है, जो ज्यादा बड़ा और मेजर ऑपरेशन है, इसमें लगभग 26 के करीब नक्सलाइट्स जो है उनको गन डाउन किया गया था। ये ऑपरेशन बीजापुर और दंतेवाड़ा का जो इलाका है वहां पर किया गया था एंड ये काफी सीवियरली नक्सल हिट या फिर नक्सल प्रभावित इलाका जो है उसमें गिना जाता है। इस ऑपरेशन में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड करके एक लोकली रेस्ड आपकी फोर्स है जिसको सरकार ने बनाया है नक्सलिज्म से लड़ने के लिए। इनका भी इनके एक जवान जो है उन्होंने भी जो है अपनी शहादत दी है, वो भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं इस ऑपरेशन में। एंड मगर हम लोगों ने 26 नक्सलाइट्स जो हैं, 26 नक्सलियों को यहां पर गन डाउन करने में सफलता हासिल कर ली है। साथ ही साथ यहां से फिर वही बात कि नक्सल्स जो हैं सेंट्रल इंडिया के घने जंगलों में आखिर क्यों लड़ पा रहे हैं और कैसे इतने लंबे वक्त तक ये नक्सलिज्म से ये इलाके प्रभावित हैं, उस बात की फिर से पुष्टि होती है। बड़ी मात्रा में यहाँ पे आर्म्स और एम्युनिशंस जो हैं उनकी प्राप्ति की गई है, जब्त किए गए हैं। फिर वही बात कि मध्य भारत के घने जंगलों में ये आर्म्स एंड एम्युनिशंस कहां से पहुंच गए? जवाब सबको पता है, फॉरेन इंटरफेरेंस है। बाहर की ऐसी शक्तियां जो चाहती हैं भारत में उथल पुथल बनी रहे, भारत किसी भी तरीके से स्थिर ना हो पाए और वो हर तरीके से जो भी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उन फॉल्ट लाइंस को किसी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। उन्हीं की हरकतें हैं कि इतने बड़ी मात्रा में नक्सल्स के पास में, नक्सलाइट्स के पास में अच्छी और उन्नत क्वालिटी की आर्म्स और एम्युनिशंस जो है इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में जो है रिकवर किए जा रहे हैं। तो वही चीज जो है यहां पर भी हुई है। तो ये एक ऑपरेशन है। दूसरा जो इनकाउंटर है वो कांकेर नारायणपुर करके बाउंड्री है, नॉर्थ बस्तर के इलाके में ये रीजन पड़ता है। यहां पर भी काफी नक्सलाइट्स की एक्टिविटीज देखी गई हैं। यहां पर ये ऑपरेशन किया गया था और इस ऑपरेशन में 4 माओवादियों को मारा गया। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि इनके पास में भी ठीक ठाक मात्रा में हथियार या फिर वेपन्स मिले हैं। एंड फिर वही बात की पुष्टि होती है, कहने की जरूरत नहीं है, समझ तो आप भी सकते हैं कि बाहर की ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत में स्थिरता रहे और भारत की जितनी भी आपकी कमजोर कड़ियां हैं उनका इस्तेमाल वो करते हैं। नक्सलाइट्स उसमें से एक कमजोर कड़ी है जिसके ऊपर फाइनली जो है हम लोगों ने डिसाइसिव प्रहार करना शुरू किया। तो इनके पास से भी काफी बड़ी मात्रा में हथियारों की प्राप्ति या बरामदगी की गई है। अब यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने इस ऑपरेशन पर यह कहा है कि ये एनकाउंटर एक मेजर सक्सेस है। एंड साथ ही साथ एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, इस ऑपरेशन को अगर हम मिला के बात करें, इस ऑपरेशन में जो 30 से ज्यादा नक्सलाइट्स की डेथ हुई है या उनको मारा गया है, इसको अगर हम लोग शामिल कर बात करें तो इस ऑपरेशन के साथ इस साल अभी तक 100 से ज्यादा नक्सलाइट्स को जो है मार दिया गया है। अब सवाल उठेगा कि आखिर इस साल अभी, क्योंकि मार्च भी खत्म नहीं हुआ, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और 100 से ज्यादा नक्सली अगर हम लोगों ने शॉट डाउन कर दिए हैं, दैट सिंपली मीन्स कि सरकार जो है बड़े लेवल पर नक्सलाइट्स के खिलाफ में ऑपरेशन चला रही है। अब इसकी वजह यह है कि सरकार ने फाइनली नक्सलाइट्स को मेन स्ट्रीम करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज करना थी वो सब कर देख ली। उसका फायदा भी हुआ, काफी बड़ी मात्रा में जो नक्सल्स थे उन्होंने अपने वेपन सरेंडर किए एंड वो मेन स्ट्रीम में या मुख्य धारा में शामिल हुए और शांति के साथ में वो अपनी जिंदगी गुजर बसर भी कर रहे हैं। मगर सब कर चुकने के बाद में भी अल्टीमेटली वो नक्सलाइट्स
जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ में जुड़े हुए हैं, जो एकदम हार्ड कोर नक्सल्स हैं, जो चाहते ही नहीं है कि किसी भी तरीके से मुख्य धारा में आया जाए, और जिन क्षेत्रों को इन्होंने प्रभावित किया हुआ है वहां के लोगों की जिंदगी को भी इन्होंने अजीर्ण बना के रखा हुआ है। इस तरीके के नक्सलाइट्स के खिलाफ में फाइनली मोदी गवर्नमेंट ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। एंड साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर ने मार्च 2026 की डेडलाइन फिक्स कर दी है नक्सल फ्री इंडिया की, कि किसी भी हालत में जितने भी आपके फाइनली थोड़े बहुत जो नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बचे हुए हैं इनको हमको फाइनली खत्म करना है, और जो भी आपके बैटल हार्डेंड नक्सल्स हैं जो सारी मान मुनव्वल के बाद में भी मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है, और उसके चलते जिन इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं उन लोगों की जिंदगी अगर इन्होंने अजीर्ण बना रखी है तो फिर अब फाइनली इनके साथ में फोर्स के साथ में निपटा जाएगा। इस पॉइंट के साथ में, इस पॉलिसी के साथ में एक डेडलाइन दे दी गई है 26 मार्च 2026, एंड इस पॉइंट तक यानी कि लगभग एक साल के अंदर अंदर भारत में जो भी थोड़े बहुत नक्सलाइट प्रभावित इलाके बचे हैं उनको खत्म करने की सरकार ने एक दृढ़ निश्चय जो है ले लिया है। तो ये जो है अपनी यहां से खबर बनती है। अब इस न्यूज में अपने 2-3 पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अभी जो आपका जो भारत सरकार है नक्सलाइट के खिलाफ जो सबसे डिसाइसिव ऑपरेशंस चला रही है वो कहां पर चला रही है? जवाब है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर रीजन है और दंतेवाड़ा का जो इलाका है, जो सबसे ज्यादा सीवियरली अभी नक्सल से अफेक्टेड इलाके हैं, वहां पर ये ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनेगा वो ये बनेगा कि सरकार ने नक्सल फ्री इंडिया के लिए डेडलाइन कौन से साल की तय की है या फिर कौन से महीने तक की तय की है? तो जवाब है मार्च 2026 की डेडलाइन फिक्स की गई है, और इस टाइम पीरियड तक नक्सल फ्री इंडिया जो है उसको बनाने के लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तीसरा क्वेश्चन यह बनता है कि नक्सलाइट के खिलाफ में हमारी कौन सी जो फोर्सेस हैं वो इस्तेमाल में है? आर्मी है, पुलिस है, पैरामिलिट्री है? तो जवाब हो जाएगा जो आपकी लोकल पुलिस फोर्सेस हैं वो हो गई, इसके अलावा हमारी पैरामिलिट्री हो गई, सीआरपीएफ प्रोमिनेंटली जो है नक्सलाइट्स के खिलाफ में ऑपरेशन करती है। एंड तीसरा, जैसे यहां पर अब एक नाम आया था, आपने नाम देखा होगा कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। तो इस तरीके की जो लोकल यूनिट्स हैं जो इलाके को ज्यादा बेहतर तरह से समझती हैं, इनको भी इसीलिए रेस किया गया है ताकि नक्सलों के खिलाफ स्पेसिफिकली इन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरीके की जो पुलिस में से ही स्पेसिफिकली जो आपकी लोकली रेस्ड यूनिट्स हैं इनका भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से नक्सल्स के खिलाफ में एक डिसाइसिव लड़ाई जो है फाइनली लड़ी जा रही है, एंड भारत को लगभग एक साल के अंदर या 365 दिनों के अंदर ये जो लगभग 50-55 साल से नक्सलिज्म का जो कैंसर हमें खाए जा रहा था दीमक बनकर, अल्टीमेटली इसका इलाज कर इसको खत्म करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार ये है कि एक जो पॉपुलर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको एक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले ट्विटर बोला जाता था, इसने केंद्र सरकार के ऊपर एक केस लगा दिया है। तो उसी केस के बारे में हमको बातचीत करनी है। एक्स ब्रैकेट में ट्विटर चैलेंजेस कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट। तो इन्होंने जो केस लगाया है बेसिकली वो लगाया इसलिए है, इनका कहना यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये जिस तरीके से आपका प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट को ब्लॉक करने के ऑर्डर्स इशू करते हैं ये तरीका सही नहीं है। अब वो क्या तरीका है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहला इनका कहना पॉइंट ये है कि भैया ये जो तरीका है वो मैनर या फिर वो पूरा आपका जो प्रोसीजर है जिसकी मदद से ये लोग हमको हर कभी नोटिस भेज देते हैं कि फलाना कंटेंट जो है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉक कर दो, इसको हटा दो, ये तरीका ठीक नहीं है। पहली बात तो इन्होंने ये कही है। दूसरा इनका कहना यह है कि सरकार ने एक जो नया सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सहयोग पोर्टल क्या है, मगर फिलहाल इतना समझिए कि ये पोर्टल है। तो इनका कहना यह है कि ये जो नया सहयोग पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है ये पोर्टल एक सेंसरशिप पोर्टल बन के रह गया है, क्योंकि इसकी मदद से होता यह है कि जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं, केंद्र सरकार से लेके आपका एक लोकल पुलिस थाना तक जो है, जितनी भी आपका टॉप से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसे लोएस्ट अगर आप बात करो तो जो पुलिस स्टेशन तक जो है, इसके भी कर्मचारी ट्विटर को या फिर एक्स नाम का जो अपना प्लेटफॉर्म है इसको ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स किसी भी कंटेंट के रिस्पेक्ट में इशू कर सकते हैं, और उनको फिर मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये जो ऑर्डर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटर हेड के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के टेम्पलेट के ऊपर इशू किए जाते हैं। अब बात को समझिएगा क्या कहा जा रहा है। एक तो आपका ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है कि हर कभी हमको नोटिस भेज देते हो कि फलाना कंटेंट हटा दो, फलाना कंटेंट हटा दो, इसको ब्लॉक कर दो, एक तो ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरा ये कि ये जो
आपका नया आपने पोर्टल लॉन्च किया है सहयोग पोर्टल, ये सेंसरशिप पोर्टल है, ये या तो इसको बंद करवाया जाए या इसको रेगुलेट करवाया जाए या इसका मैकेनिज्म किसी तरीके से जो है चेंज किया जाए, क्योंकि इसकी मदद से केंद्रीय सरकार की जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी ऑफिशियल एजेंसीज वगैरह हैं वहां से लेके एक लोकल पुलिस थाना तक करता यह है कि केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट के एक लेटर हेड पे इनको ट्विटर के नाम पे या एक्स के नाम पर एक नोटिस जारी करता है कि भाई फला फला कंटेंट है इसको ब्लॉक कर दो, फला फला जो आपका ये हैंडल है इसको ब्लॉक कर दो, और हम उसको फिर जो है मना नहीं कर सकते, हमको कंप्लाई करना पड़ता है। मगर ऐसे हर किसी का आप कंटेंट अपने मन मर्जी से जो है अगर आप ब्लॉक करवाओगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो सेंसरशिप की कैटेगरी में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। इसलिए हम ये पूरे की पूरी जो प्रोसेस है इसको स्यू कर रहे हैं और इसको लेते हुए इस पर्टिकुलर बात को रखते हुए उन्होंने कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है उसमें केस लगा दिया। कंपनी का आगे ये कहना है, कंपनी हैज आस्क्ड कोर्ट टू डायरेक्ट गवर्नमेंट दैट ऑर्डर्स टू ब्लॉक कंटेंट कैन बी इशूड ओनली अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड नॉट बाय इन्वोकिंग सेक्शन 79(3)B ऑफ द एक्ट। तो कंपनी ने आगे अपना जो ये पूरा पिटीशन लगाया उसमें इन्होंने आगे ये बोला है कि कोर्ट से ये प्रार्थना करिए कि आप केंद्र सरकार को और बाकी स्टेट गवर्नमेंट और बाकी भी जो एजेंसीज हैं उनको आप ये बात बताएं, डायरेक्ट करें, इनको दिशा निर्देश दें कि अगर इनको कोई कंटेंट ब्लॉक करवाना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर ट्विटर पे स्पेसिफिकली कोई अगर आपने कंटेंट ब्लॉक करवाना है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नाम से कानून बना हुआ है, उसमें एक सेक्शन 69 है, 69A है। इस सेक्शन 69A को इन्वोक कर ही जो है आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को आप इशू कर सकते हो, ना कि इसी पर्टिकुलर कानून में एक और सेक्शन है सेक्शन 79 सब क्लॉज बी, इस पर्टिकुलर सेक्शन का इस्तेमाल कर आप ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू नहीं करवा सकते। अब ये क्या बात है मैं आपको समझाऊंगा, बट इस बात को समझिएगा। कंपनी क्या बोल रही है कि एक आपके पास में कानून है आईटी एक्ट 2000, इस आईटी एक्ट 2000 में एक सेक्शन बना हुआ है जिसका नाम है सेक्शन 69A। अगर आप ये चाहते हो कि हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई कंटेंट ब्लॉक करें तो आपको हमको सेक्शन 69A के तहत में जो है ऑर्डर इशू करना पड़ेगा, तब तो हम आपका कंटेंट ब्लॉक, जो भी आप कंटेंट बोलोगे वो ब्लॉक करने के लिए तैयार है। मगर अगर आप इसी कानून का एक और दूसरा सेक्शन है, एक सेक्शन 69A हो गया जिसके लिए इन्होंने बात करी है, इसी कानून का एक और दूसरा सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 79, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं, सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 क्लॉज बी, यानी कि एक सेक्शन 79 में का तीसरा पैराग्राफ और उस तीसरे पैराग्राफ का जो सेक्शन बी है इसका इस्तेमाल कर आप हमको ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। इनका कहना यह है कि ये जो पोर्टल है सहयोग पोर्टल, इस सहयोग पोर्टल की मदद से होता यह है कि यूनियन गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो या स्टेट की जो पुलिस चीफ्स वगैरह हैं, ये लोग कर ये रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन 79(3)B जो है आईटी एक्ट 2000 का, इसको इन्वोक करते हैं और उसके बाद में हमको ऑर्डर इशू कर देते हैं ब्लॉक करने के लिए कि भाई फलाना कंटेंट आप ब्लॉक कर दो, ठिकाना कंटेंट आप ब्लॉक कर दो। अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल उठेगा कि भैया इस कानून का ये एक्ट, ये जो आपका क्लॉज है या ये वाले सेक्शन का इस्तेमाल करके ब्लॉकिंग ऑर्डर आए या फिर ये वाले का इस्तेमाल करके ब्लॉकिंग ऑर्डर आए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ब्लॉक तो किसी भी उस पर आपको करना ही पड़ेगा, चाहे इसकी मदद से किया जाए चाहे इसकी मदद से किया जाए। इसका जवाब यह है कि सेक्शन 69A में जो है ब्लॉकिंग ऑर्डर इतना आसानी से मिलता नहीं है, इसमें आपको कोर्ट वगैरह जाना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ती है, काफी लंबी चौड़ी प्रोसीजर होती है। यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे जहां मन मर्जी उठी आपने बोला कि भाई फलाना फलाना कंटेंट है तो सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के तहत में इसको ब्लॉक कर दो। 69A के तहत में अगर ब्लॉकिंग करवानी है तो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, ऑर्डर लाना पड़ेंगे, लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, तो इसका इस्तेमाल जनरली करके आप ब्लॉकिंग इतना आसानी से करवा नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ये उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट नहीं करने की जगह कर्ब करता है। ट्विटर का यही कहना है, या फिर एक्स जिसको मैं ट्विटर के नाम से बोल रहा हूं, इनका यही कहना है कि 69A के तहत में अगर कोर्ट वोट की परमिशन लेकर आओगे और तब ब्लॉकिंग की बात करोगे तब तो कर देंगे, तब तो बात समझ में आती है। मगर ये बार बार ये सेक्शन इन्वोक कर सहयोग पोर्टल पे आप करते ये हो, एक हमारे नाम एप्लीकेशन लिखते हो, यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई पुलिस का चीफ हो, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की टेम्पलेट पे इस सेक्शन को इन्वोक करके हमारे नाम एक नोटिस जारी करते हैं और हमको बोलते हैं कि फलाना फलाना कंटेंट ब्लॉक कर दो।
और इसमें होता यह है कि जो कोर्ट वगैरह की परमिशन लेना है और वो सारे जो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं उनको बाईपास करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है वायलेशन है। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो। तो कोर्ट जो है वो आपकी सारी एजेंसीज को डायरेक्ट करे कि भैया आगे से ब्लॉकिंग ऑर्डर अगर देना है तो सेक्शन 69A के तहत में देना है, ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है इसके तहत में आप ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू नहीं करवा सकते। ये पर्टिकुलर चीज जो है ट्विटर ने या फिर एक्स ने जो है, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ये केस जो है कर्नाटक हाईकोर्ट में लगाया। अब इसके ये जब ये खबर निकल कर आ गई कि भाई आपको जो है स्यू कर दिया गया, आपके खिलाफ मुकदमा लगा दिया गया है ट्विटर के द्वारा, तो अब और ट्विटर क्योंकि जो है दुनिया का सबसे जो अमीर इंसान है इलॉन मस्क, उनके द्वारा ओन किया जाता है, उस आदमी का उठना बैठना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में है, तो बेसिकली वो एक पावरफुल इंसान है। अब उसकी कंपनी भारत सरकार के खिलाफ अगर केस लगा रही तो खबर तो बननी थी। तो ये खबर जब बनी और उसके बाद में फिर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछा गया कि भाई आप भी बताइए आपका क्या स्टैंड है। उन्होंने ऐसे ऐसे एलिगेशंस जो है आपके ऊपर लगाए हैं और इसके बेसिस पे ये जो है केस उन्होंने आपके ऊपर कर दिया। तो इस पे सरकार का अपना एक वर्जन है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने फिर इसका एक जवाब दिया, वो भी हम लोग देखते हैं। ऑफिशियल साइड that orders issued under section 79 clause 3 subclause B are not blocking orders, but they simply notify the platform that it was liable for illegal content। तो ऑफिसर्स का कहना क्या है कि हम लोग ये जो ऑर्डर इशू करते हैं, जो नोटिस सेक्शन 79 सब 3B का इस्तेमाल करके इशू करते हैं, ये ब्लॉकिंग ऑर्डर नहीं है। हम इनको ये नहीं बोलते इसके तहत में कि आप ब्लॉक कर दो, हम सिर्फ इनको ये बताते हैं या फिर ये नोटिफाई करते हैं प्लेटफॉर्म को कि ये फलाना फलाना जो कंटेंट है ये इलीगल कंटेंट के लिए लायबल है, और अगर बाद में ये हो सकता है इसको इलीगल कंटेंट जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। इसको भी समझिएगा। सपोज कर लेंगे कोई पोस्ट जो है वो ट्विटर के ऊपर की गई, इनका कहना यह है कि हम लोग जब सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के तहत में नोटिस इशू करेंगे कि फलानी फलानी पोस्ट जो है इसको, ये जो फलानी फलानी पोस्ट जो है ये हटा दो। ट्विटर वालों का कहना यह है कि इसका इस्तेमाल करके ये बोलते हैं कि इसको हटा दो। सरकार के जो अफसर है इनका कहना यह है कि हम इनको ये नहीं बोलते कि इसको हटा दो, हम ये बोलते हैं कि ये हो सकता है इलीगल कंटेंट की कैटेगरी में आ जाए, ये हो सकता है इलीगल कंटेंट की कैटेगरी में आ जाए, तो इस को थोड़ा सा जो है आप फ्लैग करके रखो, कल को दिक्कत हो सकती है। आगे ये लोग बोलते हैं Section 79 exempts in intermediaries from liabilities for third-party content. It does not empower government to issue information blocking orders. अब बात को समझिएगा, पूरी कहानी कहां से शुरू हो रही है? Section 79, फिर उसमें कोई Section 79 में कोई क्लॉज 1 होगा, क्लॉज 2 होगा, क्लॉज 3 होगा। इनका कहना यह है कि Section 79 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई व्यक्ति कोई पोस्ट वगैरह करता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेसिकली एक इंटरमीडियरी है, वो उस पोस्ट को खुद तो कर नहीं रही है, तो उसके ऊपर जो है उस पोस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जैसे कि मेरा एक ट्विटर अकाउंट है, अब मैंने ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपनी तरफ से कोई पोस्ट लगा दिया, तो वो पोस्ट मैंने किया है उस ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए। ट्विटर अकाउंट जो है या फिर ट्विटर ने मुझे एक अकाउंट बना के अपनी बात को कहने की जो ये फैसिलिटी दी है, तो वो यहां पर एक इंटरमीडियरी की तरह बिहेव करते हैं। अब मेरी जो ट्वीट है उसके चलते कहीं पे दंगा हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं पे कुछ हो गया, तो उसके लिए अगर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो मेरे ऊपर की जाएगी, वो इनके ऊपर नहीं की जाएगी। इस तरीके का प्रोटेक्शन जो है सेक्शन 79 ने दे रखा है। बात को समझिएगा, क्योंकि मैं अगर देखें अपनी छत पे खड़ा होकर चिल्लाऊं कि यहां आग लगा दो, वहां आग लगा दो, फलाना ठिकाना, तो 5 लोग सुनेंगे, 10 लोग सुनेंगे, 50 लोग सुनेंगे। मेगाफोन लेके अगर खड़ा हो गया तो हो सकता है 100-50 लोग सुन लेंगे, उसका उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। बट सपोज कर लेंगे मेरे अकाउंट की फॉलोइंग मिलियंस में है और उसमें मैंने कोई इस तरीके की प्रोवोकेटिव बात कर दी, तो वो बात फिर कम से कम 10 लाख लोगों तक, 20 लाख लोगों तक, जितनी भी मेरी रीच है उतने लोगों तक जाएगी। वो जो है ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो हो ये रहा था कि इस तरीके का जो कंटेंट था जिसके चलते कहीं पर कुछ दंगा फसाद हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, उसके चलते आपकी जो है सोशल मीडिया कंपनी भी जो है लपेटे में आ रही थी। अब सोशल मीडिया कंपनी वालों का कहना यह था कि हमने तो सबको भाई देखिए अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म दे रखा है, अब कौन क्या बात कर रहा है उसके लिए हमें तो आप किसी तरह से जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। इस बात को भी कंसिडर किया गया। इसके चलते ये सेक्शन 79 बनाया गया। सेक्शन 79 में यह कहा गया है कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई आदमी अपना कुछ कंटेंट लिखता है, डालता है, तो उसके लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर ये जो इंटरमीडियरी है, ये किसी भी तरीके से आपका किसी तरीके से लायबल नहीं होगा उस कंटेंट के लिए। हालांकि अब इस सेक्शन 79 या इसके किसी क्लॉज के तहत में अगर ऑर्डर इशू किया जाता है, तो सरकार जो है उसके पास में ये ऑर्डर नहीं है कि वो किसी तरीके से इस तरीके के कंटेंट को ब्लॉक करवा दे। ठीक है। हालांकि क्लॉज 3B ऑफ सेक्शन 79 डज से दैट द एक्सेप्शन विल नॉट बी वैलिड इफ इंटरमीडियरी फेल्स टू रिमूव और डिसेबल कंटेंट आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इनका क्या कहना है कि सेक्शन 79 आपको ये
एक्सेम्पशन देता है कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी बातें किसी थर्ड पार्टी ने कही है उसके लिए आप लायबल नहीं हो। बट अगर सेक्शन 79 के क्लॉज 3B के तहत में हमने आपको एक नोटिस इशू कर दिया, जो हम करते हैं, जिसके तहत हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप कंटेंट ब्लॉक कर दो, बट अगर हमने नोटिस इशू कर दिया, उसके बाद में भी अगर आपने उसको रिमूव नहीं किया, या फिर अगर कल को कोई नाटक होता है उस बात को लेकर, तब फिर आप ये नहीं बोल सकते कि 79 के तहत में हमको तो जो है इम्यूनिटी मिली हुई है, हमारे प्लेटफॉर्म में किसी ने कुछ लिख दिया तो और उसके चलते कोई कहीं पे बवाल हो गया तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तब फिर आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने आपको पहले इंफॉर्म कर दिया था सेक्शन 79 3B के तहत में कि भाई ये कंटेंट जो है इलीगल कंटेंट की कैटेगरी में है, कल को कुछ कांड वांड हो सकता है। तो अब आपको कायदे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत में उसको जो है ब्लॉक करना था, आपको उसको हटा देना चाहिए था अपनी तरफ से। हमने नहीं बोला हटा देना है, बट आपको हटा देना चाहिए था अपनी तरफ से, मगर क्योंकि आपने हटाया नहीं और कल को फिर कोई कांड हो गया और आपने उसको रिमूव नहीं किया, तो फिर आप 79 के सेक्शन 79 के तहत में ये नहीं बोल सकते कि जो भी करना है जिसने पोस्ट किया है उसके खिलाफ करो, तब फिर आप भी लपेटे में आ जाओगे। ये इन लोगों का कहना है। तो ये बात जो है हम लोग इनको इन्फॉर्म करने के लिए ये ऑर्डर वगैरह इशू करते हैं। हमारा ये कहना नहीं होता कि आप ब्लॉक कर दो, मगर हाँ ये जरूर हमारा कहना होता है कि कल को कोई कांड हो गया और आपने क्योंकि उस कंटेंट को रहने दिया था हमारी इंफॉर्मेशन के बाद में भी, तो फिर आप भी लपेटे में आओगे, फिर आप भी जो है उसके लिए लायबल हो जाओगे। ये जो है पर्टिकुलर बात इन्होंने अपनी तरफ से कही है। On the other hand, Section 69A empowers Union government to direct the blocking of public access of information if deemed necessary for sovereign security, public order, or to prevent incitement among other reasons. हालांकि इसका उल्टा 79 के तहत सेक्शन 79 में तो आपको इस तरीके की कोई पावर नहीं मिली हुई है, मगर सेक्शन 69A में यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो पब्लिक एक्सेस जो है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है उसका ब्लॉक करवा सकती है, अगर उनको लगता है कि इसके चलते भारत की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर ये खतरे में है, या फिर इसके चलते इंसाइटमेंट हो सकता है, वायलेंस वगैरह हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जो है वो ये ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू करवा सकते हैं। बट फिर वही बात कि यहाँ पे प्रोविजंस थोड़े स्ट्रिंजेंट हैं, तो इतना आसानी से ब्लॉकिंग ऑर्डर मिलते नहीं है। अब ये जो है पूरा का पूरा केस अपना निकल कर आ रहा है, और अब देखते हैं इसमें आगे फिर कैसा क्या होता है, क्या इसमें जजमेंट निकल कर आता है। अब क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी है और टेस्ला भी जो है इंडिया में आने वाला है, इस तरीके की बातें चल रही हैं, स्टारलिंक को भी जो है हम लोग अपने देश में लेकर आने वाले हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। जाहिर सी बात है सरकार भी कोशिश करेगी कि किसी तरीके का कन्फ्रंटेशन तो ना किया जाए। अब बॉल बाय बॉल कमेंट्री का तो कोई मतलब नहीं है, बट आगे जो भी इसका फिर नतीजा निकल कर आएगा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अब ये अपनी जो पूरी की पूरी न्यूज है, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो ये सहयोग पोर्टल क्या है, या सहयोग पोर्टल न्यूज में बना हुआ है, इसका किस चीज से लेना देना है, तो अपने को याद रखना है सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए ये सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। आईटी एक्ट 2000 के तहत में जो है आपका जो सहयोग पोर्टल है इसकी मदद से नोटिसेस इशू किए जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर कोई कंटेंट है तो उसको फ्लैग करने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि ये सेक्शन 79 जो है सेक्शन 79 3B, इसके तहत में क्या होता है। आईटी एक्ट का जो सेक्शन 79 3B काफी वक्त से न्यूज में बना हुआ है रिसेंटली, इसके तहत में क्या होता है, तो अपने को बताना है, याद रखना है कि इसके तहत में सरकार ऑर्डर इशू करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये बताने के लिए कि ये कंटेंट इलीगल कंटेंट की कैटेगरी में आ सकता है। तो आप देख लो, इसको रिव्यू कर लो, और अगर उसके बाद में भी आप रखना चाहते हो रखो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। बट अगर कल को इस कंटेंट के चलते कोई कांड हो गया और आपने अगर नहीं रिमूव किया है, तो फिर आपको जो इंटरमीडिएरी होने की जो एक आपको इम्यूनिटी मिली हुई है वो फिर आप वो उसके लिए आप लायबल नहीं रह जाओगे। तीसरा, ये सेक्शन 69A क्या है आईटी एक्ट का, तो इसका जवाब ये हो जाएगा कि आईटी एक्ट का जो सेक्शन 69A है ये सरकार को एम्पावर करता है कि वो ब्लॉकिंग ऑर्डर इशू कर सकते हैं किसी भी कंटेंट के, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंटेंट है उसके रिगार्ड्स में। और वो कब कर सकते हैं, जब उसके चलते सोवरेनिटी, सिक्योरिटी या फिर इंटीग्रिटी इंडिया की खतरे में पड़ी हो, एंड इसके अलावा अगर उसके चलते कहीं पर इंसाइटमेंट वगैरह जो है वो हो सकता हो। तो इतने कुछ क्वेश्चंस है जो यहां से बनकर तैयार होते हैं और इसको अपने को ध्यान रखना है। बाकी यहां से एक और चीज जो है जो निकल कर आती है वो ये है कि इस तरीके की जो ये बड़ी बड़ी ये जो जायंट कंपनीज हैं, ये जो ट्विटर हो गई जिसको आज एक्स के नाम से जाना जाता है, या फिर फेसबुक हो गई जिसको आज मेटा बोलते हैं, इंस्टा हो गई, इस तरीके की जो ये कंपनीज हैं जो ग्लोबली काफी बड़ी कंपनीज हैं, अब ये डायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन में आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के केस में हम लोगों ने देखा था, जब पहली बार वो राष्ट्रपति का इलेक्शन हार गए थे, तो उसके बाद
यहाँ पे कैपिटल हिल जो है इनकी संसद वगैरह, कैपिटल हिल, वहां पर काफी वायलेंस हो गया था और उसका जिम्मेदार उनको ठहराते हुए उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया था, वो अपनी बात ही नहीं कह पा रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि कल को अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आ गई तो ये ना हो कि ये जो आपके बड़े बड़े आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी मनमर्जी करने लगे, सरकार की बात ना माने और इसके चलते एक अनार्की की स्थिति हमारे देश में क्रिएट हो जाए। क्योंकि ट्विटर पर जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है और उसको एक्स नाम दिया है, उसके बाद से उसने कई जो देश हैं वहां पर अपनी ट्वीट्स की मदद से उथल पुथल तो मचाया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वहां के प्रेसिडेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसने खुलकर ट्वीट्स किए थे। इसी तरीके से जो लंदन है या जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जो अभी कियर स्टारमर के नाम से जो प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा ट्वीट्स वगैरह किए थे। मतलब पॉइंट यह है कि आदमी फिर खुलकर बोलता है, अपने ओपिनियंस को जो है फिर वो छुपा के नहीं रखता। अगर वो विरोध करता है तो खुलकर विरोध करता है। अब कल को हमारी सरकार वगैरह जो है उसके साथ इसके मतभेद हो जाए तो पता चला मोदी जी के खिलाफ ही अगर खुलकर ट्वीट करने लगे और हमारे देश में फिर जो है उथल पुथल मचाने की कोशिश करे, इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो ये आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है ये चीज ठीक नहीं है। इसके ऊपर मेंस में जो है आपको कुछ लिखने के लिए आ सकता है या फिर इंटरव्यू में कुछ पूछा जा सकता है। आउटसाइड इंटरफेरेंस और ये जो बड़ी बड़ी आपके जो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, इसका सरकार के ऊपर, देश के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर किस तरीके का असर वगैरह पड़ता है, इस पर थोड़ी आपको रिसर्च करनी चाहिए। इसके ऊपर एक अच्छा आंसर जो है या अच्छे पॉइंट्स वगैरह जो है आपको तैयार करके रखने चाहिए। आईटी एक्ट जो है 2000, इसको आप जो है कोट कर सकते हैं, किस तरीके से ये केस पूरा का पूरा बना है, इसमें से कुछ आप पॉइंट्स वगैरह उठा के कोट कर सकते हैं, तो एक अच्छा आंसर जो है आपका बनकर तैयार होगा। इसके ऊपर ऐसे भी लिखने के लिए आ सकता है, तो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आपको रिसर्च करनी चाहिए, ये मेरी आपको एक सलाह है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अगला समाचार बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज सामाजिक नजरिए से भी ये न्यूज बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग साबित हो सकती है। कितना होगी ये तो खैर वक्त बताएगा, मगर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसको डिस्कस करने के पहले थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं ताकि ज्यादा बेहतर तरह से आपको समझ में आए। रिसेंटली आप लोगों ने भी न्यूज में देखा होगा, अतुल सुभाष का केस काफी ज्यादा हाईलाइट था। उसके अलावा उसी तरीके के और भी 2-3 केसेस हुए जिसमें कई लोगों ने, कई हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, ये एलिगेशंस लगाते हुए कि डाउरी लॉज हो, 498A का सेक्शन हो या फिर मेंटेनेंस का जो पूरा का पूरा प्रोविजंस है, इनका बड़ा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इनका इस्तेमाल कर कर उनका हरासमेंट हो रहा है। तो इस तरीके के एलिगेशंस लगाते हुए काफी लोगों ने, काफी हस्बैंड्स ने सुसाइड किया और उसके बाद में एक पूरी की पूरी डिबेट शुरू हो गई कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून बने हुए हैं तो उनका कितना मिसयूज हो रहा है और इसको चेक किया जाना चाहिए, इसको रोकने के लिए कोई प्रावधान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए भी या फिर पतियों के प्रोटेक्शन के लिए भी कोई ना कोई कानून तो होना चाहिए। ऐसे वन साइडेड बायस्ड लॉज जिस तरीके के समाज में बना दिए हैं और उनका जिस तरीके का गलत इस्तेमाल हो रहा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। और इससे कितना हरासमेंट होता है ये बात, ये जो रिसेंटली जो सुसाइड्स हुए हैं उससे साबित होती है। तो इस तरीके से एक लंबी चौड़ी डिबेट जो है चल गई एंड यही इस पर्टिकुलर डिबेट में ये जो न्यूज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये शायद एक बहुत पाथ ब्रेकिंग जजमेंट साबित हो सकता है, बहुत पाथ ब्रेकिंग जो है ये एक असर डाल सकता है। तो अब हम लोग इस कंटेक्स्ट के साथ में इस न्यूज को डिस्कस करेंगे। नई दिल्ली की हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि एक जो वेल एजुकेटेड महिला है, जो पढ़ी लिखी महिला है, जिसकी एक अच्छी खासी अपनी अर्निंग कैपेसिटी है, वो सिर्फ इसलिए घर पे नहीं बैठ सकती है, सिर्फ इसलिए खाली नहीं बैठ सकती क्योंकि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेना चाहती है या फिर वो ये इच्छा रखती है कि उसको उसके हस्बैंड से मेंटेनेंस मिले, इसलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो बढ़िया पढ़ी लिखी औरत है, अच्छा कमाती है, उसके बाद भी वो घर पे खाली बैठ जाए, आइडियल बैठ जाए, ये चीज जो है एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज जो है वो सही नहीं है, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है। आगे ये जो जजमेंट है इसको जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने दिया है। उन्होंने इस जजमेंट में ये बोला है कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उसमें जो सेक्शन 65 है जिसमें ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, महिलाएं जो है अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती हैं, बच्चे जो हैं वो भी मेंटेनेंस ले सकते हैं अपने पेरेंट्स से, और अगर माता पिता हैं तो वो भी अपने बच्चों से जो है मेंटेनेंस वगैरह ले सकते हैं। जो पूरा का पूरा मेंटेनेंस है सेक्शन 125 के तहत में जो है इसके केस
किए जाते हैं। तो जज साहब का कहना यह है कि ये मेंटेनेंस का जो पूरा का पूरा प्रोविजन सीआरपीसी में डाला गया था, उसका लॉजिक ये था कि जो आपके स्पाउसेस हैं, पति पत्नी जो है, उनके बीच में एक इक्वालिटी मेंटेन रहे। अगर पति अच्छा खासा कमा रहा है, बढ़िया उसकी जिंदगी है, उसने किसी महिला से शादी करी, किसी वजह से फिर शादी नहीं चली, अब उनके बीच में अलगाव हो गया है, तलाक की स्थिति नहीं आई है, या तो तलाक हो गया है, फिर तलाक का भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं, सेपरेशन हो गया है। अब महिला जो है, उसका कोई अपना खाने कमाने का जरिया नहीं है, और वो एक हस्बैंड जो है बढ़िया अपनी लाइफ जी रहा है, उसने अपनी पत्नी को एक अच्छी लाइफ दी थी, तो क्योंकि पति एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मेंटेन कर रहा है, तो उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जीने का अधिकार जो है महिला को है। इक्वालिटी रहनी चाहिए स्पाउसेस के बीच में, तो मेंटेनेंस का जो है प्रावधान बनता है यहां पे। तो जज साहब का कहना यह है कि स्पाउसेस के बीच में जो है इक्वालिटी बनी रहे, इसलिए सेक्शन 125 को लेकर आया गया था। इसी तरह से महिलाएं जो जनरली, अभी तो खैर महिलाएं खुद खा कमा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले जब प्रोमिनेंटली महिलाएं हाउसवाइफ हुआ करती थी, और अगर इस तरीके का अलगाव हो गया और तब अगर पति ने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया, तब उसको क्या प्रोटेक्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चे हैं, अगर उनको जो है, अगर किसी महिला के साथ से उसके बच्चे हैं, अब उस महिला से अलगाव हो गया और बच्चों को लेकर महिला चली गई, तो उसने बच्चों को भी जो है उनके लिए उनकी अब स्कूल की शिक्षा हो गई, उनका जो आपका बाकी अपब्रिंगिंग वगैरह में जो खर्चा वर्चा होता है, ये सारी चीजें जो है मिलती रहे, बच्चों की अपब्रिंगिंग पे कोई असर ना आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, और अगर पेरेंट्स अगर बूढ़े हो गए तो उनका भी जो है अधिकार बनता है, बच्चे उनका भी ढंग से ख्याल रखें। अगर किसी वजह से उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर पेरेंट्स भी जो है मेंटेनेंस वगैरह मांग सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन लाया गया था। बट इस प्रोविजन में ये कहीं पर भी नहीं है कि आप सक्षम हैं, आप खा कमा सकते हैं, आप अपना निर्वहन कर सकते हैं, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इस प्रोविजन के तहत में आपको जो है आपके पति से मेंटेनेंस मिल सकता है, आपको आपके पति से जो है सपोर्ट मिल सकता है, उसके लिए आप खाली बैठ जाएं। ये सेक्शन आइडलनेस जो है, नाकारापन जो है, उसको प्रमोट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला गया है कि सेक्शन 125 के तहत में सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है कि भाई महिलाएं, बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो आपका मेंटेनेंस ले सकते हैं। महिलाएं या फिर जो पत्नियां हैं या फिर जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से मेंटेनेंस वगैरह मांग सकते हैं। ये इसलिए इंश्योर किया गया था कि भाई कोई व्यक्ति जो है उसका प्रोटेक्शन हो सके, उसके साथ अन्याय ना हो सके। मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं बनता कि आप अगर खा कमा सकते हो, आप में क्षमता है, आप सक्षम हो सारी चीजें करने के लिए, उसके बाद भी आप घर बैठ जाओ क्योंकि आपको आपके हस्बैंड से या फिर किसी थर्ड पार्टी से जो है मेंटेनेंस वगैरह लेने का आपके पास में प्रावधान है। ये बिल्कुल ठीक चीज नहीं है। ये आपके जो ये जस्टिस चंद्रधारी सिंह है, इन्होंने इस जजमेंट में कहा है। आगे ये बोलते हैं, अ वेल एजुकेटेड वाइफ विथ एक्सपीरियंस इन अ सुटेबली गेनफुल जॉब शुड नॉट रिमेन आइडल सोनली टू गेन मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। अभी जो केस है इसमें ये महिला काफी पढ़ी लिखी है और वो शायद घर बैठी होगी, वो जॉब वॉब नहीं कर रही होगी, उसने जॉब छोड़ दी होगी जानबूझकर, या फिर जॉब तलाशने की कोशिश नहीं कर रही होगी सिर्फ इसलिए ताकि हस्बैंड से मेंटेनेंस वगैरह ले सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बात कही है कि महिला जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके पास में एक्सपीरियंस भी है एक सुटेबली गेनफुल जॉब में, यानी कि वो पहले नौकरी कर चुकी है और अच्छा खासा उसने पैसा उससे कमाया है। वो सिर्फ इसलिए घर नहीं बैठ सकती क्योंकि सेक्शन 125 के तहत में वो अपने पति से मेंटेनेंस पाने की जो है अधिकारिणी है, या फिर उसको मेंटेनेंस मिल सकता है, या फिर वो मेंटेनेंस का केस लगा सकती है। आगे ये बोलते हैं, देयरफॉर इंटरिम मेंटेनेंस इज डिस्करेज्ड इन दिस केस एज कोर्ट सीज पोटेंशियल इन द पेटिशनर टू अर्न एंड मेक गुड ऑफ हर एजुकेशन। तो इसलिए ये जो केस लगाया होगा जो भी महिला है इसने, इसको इंटरिम मेंटेनेंस हम नहीं देंगे इस केस में, क्योंकि एक तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला है और हम ये पहले नौकरी कर चुकी है, इसके पास में एक्सपीरियंस है, इसकी शिक्षा दीक्षा जो इसने करी है इसका सही इस्तेमाल हो सके और इसका जो ये पूरा पोटेंशियल है अर्न करने का और अपने आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देने का, अपना एजुकेशन जो है इसका सही इस्तेमाल जो है ये कर सके, इस पोटेंशियल को जो है एक्सरसाइज कर सके, इसके लिए हम लोग इसको सेक्शन 125 के तहत में मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो पूरा का पूरा केस हुआ था बेंगलोर का, जो शायद सुभाष नाम था उनका, उनकी वाइफ थी निकिता, उन्होंने मेंटेनेंस वगैरह ले रखा था, मेंटेनेंस काफी में एक बड़ा चंक जो है उनको देना पड़ रहा था। अब वो भी जो है अपना जॉब वगैरह करती थी, तो वहां पर अब इस पर्टिकुलर केस जो है ये आ गया निकल के। अब इसको जो है नाजीर बना के लगाया जा सकता है इस तरीके के किसी दूसरे केस में कि भैया मेरी जो वाइफ है वो खुद भी अच्छा खा कमा रही है, अच्छी खासी एजुकेटेड है, उसके बाद भी ये जो मेंटेनेंस की बात आप मेरे से कर रहे हो ये शायद सही नहीं है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने फलाने
जजमेंट में है जो ये सारी बात कही थी। तो इस तरीके से इस जजमेंट को जो है कोट किया जा सकता है, शायद ये आगे जाके नाजीर बन सकता है। और जो अननेसेसरीली पुरुषों का जो एक हरासमेंट हो रहा है एंड मेंटेनेंस वगैरह के नाम पर एक लार्ज चंक जो है उनकी सैलरी का लिया जा रहा है उनसे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो वाइफ है अच्छी पढ़ी लिखी है, खुद भी कमा रही है, कमाने की क्षमता रखती है, उसके बाद में भी उनसे जो ये मेंटेनेंस वगैरह मांगा जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इनकी लाइफ में। अतुल सुभाष जैसे केसेस वगैरह फिर निकल कर आ रहा है, शायद उससे प्रोटेक्शन हो सकता है। अगर ये केस पहले आया होता, अतुल सुभाष के केस में उनसे फिर मेंटेनेंस के लिए उनकी वाइफ निकिता ने जो लगाया था केस, वहां पर अगर वो इसको कोट करके बोलते कि मेरी वाइफ अच्छा खासा कमा रही है, एसेंचर करके शायद कंपनी है उसमें जॉब कर रही है एंड अच्छी खासी एजुकेटेड है, ये जो मेरी सैलरी का इतना बड़ा हिस्सा, एक शायद 70,000 या 80,000, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, मगर एक बड़ा अमाउंट जो है मेंटेनेंस में देने के जो जो एक हुक्म किया गया है वो गलत है। एंड इसको लेकर जो है दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। तो अगर इस तरीके से इस जजमेंट को कोट किया जाता तो शायद अतुल सुभाष को कुछ राहत मिलती और मे भी शायद वो जिंदा होता। खैर अनफॉर्चुनेट है। पॉइंट यह है, आगे इस तरीके से अगर कोई हरास वगैरह करने की किसी को कोशिश करता है तो मे भी ये जजमेंट जो है एक नाजीर बने और आगे हमारे लिए काम आए। इसलिए मैंने कहा कि सामाजिक तौर पर ये जजमेंट जो है बहुत पाथ ब्रेकिंग साबित हो सकता है। देखा जाएगा कि इस पर्टिकुलर जजमेंट को फिर किस तरह से लिया जाता है, कितना आगे कोट किया जाता है इस तरीके के केसेस में, और इसको फिर नाजीर मानते हुए आगे फर्दर जो केसेस होंगे मेंटेनेंस के, उसमें कोर्ट्स कितना फेवरेबल जो है व्यू लेकर जो आपका मेल पक्ष है या जो पति है उसके फेवर में फैसला देती हैं, और उससे जो है सब समझ में आएगा कि कितना जो है इसका सही इस्तेमाल होता है। देखें इस बात को, अगली न्यूज पे आगे बढ़ने के पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगा। शादी कोई नहीं इस थॉट प्रोसेस के साथ में करता कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगी या फिर आप तलाक ले लेंगे। किसी वजह से अगर शादियां नहीं चलती हैं और उसके बाद में फिर ईगो वगैरह के इश्यूज आ जाते हैं, 10 फैमिली वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है, तो बहुत नाटक होते हैं। हाँ, महिला पक्ष कोशिश करता है कि भाई पुरुष पक्ष की जितनी ऐसी की तैसी की जा सके की जाए, पुरुष पक्ष कोशिश करता है कि भाई जितना कम हो सके उतना कम पैसे वैसे देके आप अपना पीछा छुड़ा सको। दोनों पक्ष अपनी तरफ से हरकतें करते हैं, बट एक पर्टिकुलर तरीके के जो कानून बने हुए हैं, इसके चलते जो हरासमेंट के केसेस आते हैं और पुरुष जो कहीं ना कहीं अकेले पड़ जा रहे हैं, अतुल सुभाष जैसे केसेस आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नो डाउट इट गोज विदाउट सेइंग कि महिलाओं का किसी तरह से शोषण नहीं होना चाहिए, उनका हरासमेंट नहीं किया जाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कानून उसके लिए होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम पुरुषों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए और यथास्थिति देखकर जो है फैसले दिए जाने चाहिए। इलॉजिकल तरीके के आप जजमेंट वगैरह नहीं दे सकते कि आदमी 100 रुपए कमा रहा है, 80 रुपए जो है मेंटेनेंस दे दो, 60 रुपए मेंटेनेंस दे दो, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि महिला भी जो है 100 रुपए कमा रही है या 70 रुपए कमा रही है, 80 रुपए कमा रही है, तो दोनों की स्थितियां जो है उनको देखकर जो है कहीं ना कहीं जजमेंट दिए जाने चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर फैसला है, मेरा मानना है, आई पर्सनली बिलीव कहीं ना कहीं एक नाजीर जो है इसमें साबित होगा। तो ये हो गया अपना जजमेंट। इसको आप कोट कर सकते हैं अगर मेंस में कहीं पर लिखने के लिए आए, अगर इस मैटर के ऊपर कोई ऐसे लिखने के लिए आया तो उसमें भी इसको कोट किया जा सकता है। एंड इंटरव्यू वगैरह में भी जो है अगर पूछा जाए इस विषय के ऊपर तो आप इस पर्टिकुलर जजमेंट को कोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद रखना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। प्रीलिम्स वगैरह में या एमसीक्यू वगैरह तो यहां से नहीं पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की यहां से संभावना नहीं है। बस एक ही ये बनता है कि मेंटेनेंस वगैरह का ऑर्डर जो है वो कैसे दिया जाता है, तो सेक्शन 125 के तहत में, सीआरपीसी के तहत में ऑर्डर दिया जाता है। एंड मेंटेनेंस कौन कौन मांग सकता है, तो पत्नी अपने पति से मांग सकती हैं, बच्चे अपने माता पिता से मांग सकते हैं, और पेरेंट्स अपने जो ग्रोन अप चिल्ड्रंस हैं, बूढ़े पेरेंट्स जो अपने ग्रोन अप चिल्ड्रंस वगैरह से मेंटेनेंस वगैरह मांग सकते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, बट फिर भी संभावना कम है। चले, ज्यादातर जहां तक है आएगा तो इसमें से मेंस में ही आएगा। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें हमको अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब के बारे में बात करनी है और इस ट्राइब का नाम है आदि ट्राइब। तो आदि ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी ट्राइब्स हमको मिलती हैं उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिजिनस ट्राइब है सब, यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि अरुणाचल प्रदेश में कहीं और से आके बसे नहीं है, वहीं के लोग हैं। दूसरा, ये ट्राइब वहाँ की जो सबसे बड़ी ट्राइब्स हैं उसमें से एक है। फोटोग्राफ्स वगैरह देख लीजिए, ये इस तरीके की इनकी वेशभूषा होती है, इस तरीके की ये ट्रेडिशनल अपने पोशाक ट्राइबल ड्रेस के तौर पे ये लोग पहनते हैं। क्या नाम है इस ट्राइब का? आदि ट्राइब। अब ये न्यूज में क्यों है? वजह यह है कि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने एक 1894 मिरेम बातुम लिंकांग वॉर मेमोरियल जो है उसको इनॉग्रेट किया है। अब ये जो मिरेम बातुम लिंकांग वॉर मेमोरियल है, इसको इनॉग्रेट इसलिए किया गया है ताकि ये जो ट्राइब है इसके वैलर को और इसकी जो टेक्टिकल एक्यूमेंट थी उसको जो है रिकॉग्नाइज किया जा सके, उसके प्रति अपना एक ट्रिब्यूट पे किया जा सके।
हुआ ये था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर एक हमला किया था, एक पूरा का पूरा जो है वॉर यहाँ पे चला था 1893 से 94 के बीच में। इसको बोला जाता है थर्ड एंग्लो अबोर वॉर। अब इस एंग्लो अबोर वॉर में अंग्रेजों की कोशिश ये थी कि किसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का जो पूरा इलाका है इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। अब इनका सामना जो है यहाँ पर होता है आदि ट्राइब के जो हमारे वेरियर्स हैं इनके साथ में। अब सोच के देखिए, एक ट्राइब है जो प्रिमिटिव है कंपैरेटिवली अंग्रेजों के पास में, तो उस वक्त की सबसे मॉडर्न फोर्सेस थी, सबसे एडवांस किस्म के हथियार थे, मगर ये ट्राइब खड़ी हो गई अंग्रेजों के खिलाफ और इन्होंने जो है गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अंग्रेजों को रिपेल कर दिया, कॉलोनियल फोर्सेस जो है उनका जो इन्वेजन था इसको नाकामयाब कर दिया और इसकी साथ ही साथ अपनी फ्रीडम, अपनी सोवर्जिनिटी जो है उसको प्रिजर्व किया, अपनी लिगेसी जो है उसको इन्होंने पीछे छोड़ा है, जिसमें उन्होंने रेजिलियंस और यूनिटी जो है उसको बताया है कि अगर आदमी जो है दिलेरी के साथ में खड़ा हो जाए, उसके अंदर अगर जज्बा हो अपनी स्वतंत्रता को किसी तरह से प्रोटेक्ट करने का, तो कॉलोनियल फोर्सेस भले ही आपसे ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा एडवांस वेपन्स हो, मगर अपने वैलर की मदद से और बुद्धि का इस्तेमाल कर अपने टेरेन का इस्तेमाल कर गुरिल्ला वॉरफेयर जैसी स्ट्रेटजीज की मदद से भी जो है आप उसको रिपेल कर सकते हो, हरा सकते हो और अपनी स्वतंत्रता को आप बनाकर रख सकते हो। तो ये पूरी की पूरी जो आपकी एक जो वॉर हुआ था, इसमें आदि ट्राइब के वेरियर्स ने बड़ा डिसाइसिव रोल अदा किया था एंड उसी को जो है रिकॉग्नाइज करते हुए ये पूरा का पूरा जो मेमोरियल है इसको स्थापित किया गया और उसी के चलते आदि ट्राइब जो है न्यूज में बनी हुई थी। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आदि ट्राइब जो है जो न्यूज में थी ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। जवाब है अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। दूसरा, वो घुमाने के लिए बोल सकते हैं कि फलानी फलानी जगह से आके ये लोग यहाँ पे बसे थे, तो जवाब है ये कहीं से आके नहीं बसे थे, इंडिजिनस ट्राइब है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लार्जेस्ट ट्राइब है, तो ये भी सही नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब है, सबसे बड़ी ट्राइब नहीं है बट वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब है। दूसरा ये बन सकता है कि जो आपका ये जो एंग्लो अबोर वॉर था ये कहां पे लड़ा गया था, तो जवाब हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वहां पर अंग्रेजों के और उस पूरे इलाके की जो आपकी नेटिव ट्राइब्स वगैरह हैं उनके बीच में वॉर हुआ था। ये अपने को कुछ पॉइंट है जो एक दो याद रखने हैं। तो प्रोमिनेंटली यहां से जो आदि ट्राइब है इसका नाम जो है ये अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एमसीक्यू के रूप में ये पूछा जा सकता है। प्रोमिनेंटली रेलवे के जो पेपर्स होने वाले हैं एनटीपीसी वगैरह के, उसमें जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा है। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार जो है ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। जितने भी आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें एमसीक्यू के रूप में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये न्यूज या फिर एक करंट अफेयर में से सवाल आ सकता है। न्यूज है एआई ट्यूटर अप्पू के बारे में। अब ये एआई ट्यूटर अप्पू क्या है, तो उसका जवाब है बेंगलोर में एक एडटेक कंपनी है जिसका नाम है रॉकेट लर्निंग। इन्होंने गूगल की मदद से, गूगल की हेल्प लेकर अप्पू नाम से ये एक एआई ट्यूटर जो है इसको लॉन्च किया है। अब इसकी खासियत ये है कि ये एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप है। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं इंडिया में उनको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। और ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप का मतलब यह है कि हर एक बच्चे की जो है सीखने की क्षमता अलग होती है, अलग अलग तरीके से जो है वो उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है। तो ये जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग ऐप है हर एक बच्चे की क्षमता के हिसाब से जो है, जो 3 साल से 6 साल के बीच के बच्चे हैं उनको जो बेसिक आपका जो शुरुआती वक्त होता है उसमें जो लर्निंग वगैरह में जो है असिस्ट करने के लिए इसको बनाया गया। इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल जो है आंगनवाड़ी में और जो प्राइमरी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, सरकारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वहां पे बच्चों में जो लर्निंग डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं उनको दूर किया जा सके और वो बच्चे भी जो हैं ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकें। क्योंकि 3 से 6 साल का वो वक्त होता है जब कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि दिमाग की जो सीखने समझने की क्षमताएं हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। और उस वक्त अगर बच्चे को सिखाया जाए या उस वक्त उसकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी के ऊपर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं ये फिर आगे भी जो है वो शो करता है और बच्चा जो है कहीं ना कहीं एक्सेल करता है आपकी स्टडीज वगैरह में और बाकी दूसरी स्किल्स वगैरह सीखने में भी जो है वो एक्सेल करता है। अब कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे यहाँ खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए या सरकारी स्कूलों की बात की जाए छोटे शहरों में, ये टाइम पीरियड ऐसा है या फिर ये फेज ऐसा है, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज जब डेवलप हो रही हैं, बच्चों को बेसिक न्यूमरेसी सिखाना, अल्फाबेट्स वगैरह सिखाना, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसका असर ये पड़ता है कि आगे फिर जैसे वो 2nd क्लास में है, 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में, तो उस हिसाब से उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो उसकी लर्निंग एबिलिटीज होनी चाहिए वो आउटकम निकल कर नहीं आता। अब ये जो लर्निंग ऐप है अप्पू, ये इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि 3 से 6 साल के बच्चे इनकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग करवाई जा सके। हर एक जो बच्चा है उसकी जो भी क्षमताएं हैं उसको समझकर ये ऐप अल्टीमेटली उसके हिसाब से फिर उनकी ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं इसमें किस तरह से उनको बेसिक सिखाने हैं,
किस तरह से अक्षर ज्ञान जो है इसकी शुरुआत करवानी है, किस तरह से उनको फंडामेंटल जो एजुकेशन दिया जाना है शुरुआती फेजेस में, उसको करवाने में ये हमारा बहुत योगदान करेगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये अप्पू जो है वो न्यूज में बना हुआ है वो क्या है? जवाब हो जाएगा एआई ट्यूटर है, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया एक ऐप है जो बच्चों को सिखाने में मदद करेगा। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये जो एआई ट्यूटर अप्पू है वो उसकी खासियत क्या है, किसके लिए बनाया गया है? तो जवाब हो जाएगा 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया। एंड पर्सनलाइज्ड ट्यूटर है, यानी कि सबके लिए एक जैसा नहीं है, वन शू फिट्स ऑल द साइज, यानी कि एक ही जूते का साइज है और वही जो है सबको पहनना है, वो वाली बात नहीं है। हर एक बच्चे के हिसाब से जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर उस बच्चे की क्षमताओं के अकॉर्डिंग जो है उसको सिखाने की कोशिश करेगा, उसकी लर्निंग वगैरह में अपना योगदान निभाने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एसएससी और जितने भी आपके दूसरे एग्जामिनेशन है उसमें पर्टिकुलर करंट अफेयर में से सवाल आने की संभावना काफी हाई है, तो उसको भी अपने को प्रिपेयर करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। With this we come to end of today's session। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 22 मार्च 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।